अब एक चीज याद रखिएगा, सीजीटी फॉर इंडिविजुअल जो था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में कि उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ्स पे फोकस था, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, इंडिविजुअल का जो सीजीटी है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए वो 4 चैप्टर्स के ऊपर था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सीजीटी फॉर कंपनीज। कंपनी सीजीटी पे करती हैं, कब पे करेंगी? सेम डेफिनेशन है, हर चीज सेम ही रहेगी। सबसे पहले चीज वही रहेगी कि भाई अगर आप कोई चीज डिस्पोज ऑफ करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? सीजीटी। आप चार्जेबल हो जाओगे सीजीटी के लिए। लेकिन एक छोटी सी बात याद करें, आप वो कॉर्पोरेशन टैक्स हमने पढ़ाया था, याद है? कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ा था कभी किसी दौर में? यस सर। थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद आ रहा है? जी सर, याद है सर। अब तो याद होगा ही, क्योंकि अब तो काफी प्रैक्टिस भी आपने उम्मीद है की होगी, और किट के क्वेश्चंस भी हो गए थे कि नहीं? यस सर। आप मुझे बताइए, कॉर्पोरेशन टैक्स का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट किस तरह का है? उस फॉर्मेट में क्या क्या आता है? सबसे ऊपर सर टैक्स रिलेटेड प्रॉफिट आता है, सारी फिर उसमें इनकम्स आ प्रॉपर्टी इनकम। जाती हैं, जैसे यस सर। ट्रेडिंग इनकम आ जाती है। फिर आपके पास ट्रेडिंग इनकम के बाद क्या आता है? कोई जी। और इनकम हो वो आ जाती है, यानी नंबर ऑफ इनकम्स आती हैं। अगर आपको याद हो तो उस इनकम के अंदर एक इनकम थी चार्जेबल गेन, यानी यस सर। इंडिविजुअल के लिए एनुअल एग्जाम्शन, फिर 10%, 20%, ये रेजिडेंस के लिए अलग परसेंटेज। ये इंडिविजुअल में ख्वारी थी, कंपनी में ऐसी ख्वारी नहीं है। कंपनी में ये जो फॉर्मेट है इसमें थोड़ी चेंज है, अब मैं समझाऊंगा। बस ये याद रखना, ये याद रखना कि कंपनीज का जो चार्जेबल गेन होता है, कंपनी के केस में टैक्सेबल गेन नहीं निकाला जाता। कंपनी के केस में टैक्सेबल गेन नहीं निकालते, कंपनी के केस में सिर्फ चार्जेबल गेन निकालते हैं। और ये चार्जेबल गेन उठा के टीटीपी वाले फॉर्मेट में, टीटीपी मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स वाला जो हमारा प्यारा सा फॉर्मेट है, उसमें इसको डाल देते हैं। क्या करा मैंने, क्या बोला? कि कंपनी के केस में जो आपका चार्जेबल गेन है वो उठा के टीटीपी के फॉर्मेट में ऐड कर देते हैं। यानी कंपनी के केस में एनुअल एग्जाम्शन निष्ठा, एनुअल एग्जाम्शन नहीं होती। सेपरेट परसेंटेजेस ऑफ चार्जेबल गेन लाइक 10, 20 या 18 और 28% नहीं होती। यानी कंपनी का ये जो आंसर आएगा ये डायरेक्ट कहाँ ऐड हो जाएगा? टीटीपी की वर्किंग में ऐड हो जाएगा। और जब टीटीपी की वर्किंग में ऐड होगा तो उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स की परसेंटेज कितनी होती है? कॉर्पोरेशन टैक्स की परसेंटेज याद है? 19%। डायरेक्ट 19%। यानी सीजीटी फॉर कंपनीज इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 19%। 19%। अलग अलग कोई परसेंटेज नहीं है। इंडिविजुअल में तो बड़ी ख्वारी थी कि एक पूरा चैप्टर ही हमारा इस चीज के ऊपर बना हुआ था कि भाई एनुअल एग्जाम्शन, पिछले साल का लॉस, टैक्सेबल गेन, इसके बाद 10-20% या फिर 18 और 28% पहले किस पे लगाना है, फिर पीओए की वर्किंग, फिर ड्यू डेट की अलग वर्किंग। कंपनी के लिए ड्यू डेट ऑफ सीजीटी सेपरेट नहीं होती। कंपनी का जो हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था कि कंपनी को कब पे करना है, लार्ज कंपनी को कब पे करना है, नॉट अ लार्ज कंपनी को पे कब करना है, तो सीजीटी कॉर्पोरेशन टैक्स के साथ कैलकुलेट हो गया, तो उसकी पेमेंट भी कॉर्पोरेशन टैक्स के साथ होगी। कॉर्पोरेशन टैक्स वाली ही डेट इज द ड्यू डेट इन द केस ऑफ सीजीटी फॉर कंपनीज। इंडिविजुअल की तरह अलग अलग डेट्स भी नहीं होती। बात समझ आइए? यस सर। चीज है ना, कोई मसला है? अब फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में एक छोटा सा चेंज है। डिस्पोजल प्रोसीड सेलिंग प्राइस है, इंसिडेंटल डिस्पोजल कॉस्ट वही सेलिंग का खर्चा है, नेट सेल प्रोसीड आ जाएगी। अलाउड एक्सपेंसेस वही इंडिविजुअल वाले 3 चीजें होती हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज, और तीसरा क्या होता है? इन्हांसमेंट या इम्प्रूवमेंट्स। ये तीनों अलाउेबल एक्सपेंस है, इंडिविजुअल की तरह माइनस होंगे। इंडिविजुअल में ये जो आंसर आता था इसको बोलते थे चार्जेबल गेन या गेन बिफोर रिलीफ। कंपनी के केस में इसको बोलते हैं अनइंडेक्स गेन। कंपनी के केस में इसका नाम चेंज है, इसका नाम क्या है?
अनइंडेक्स गेन, और जो डिफरेंस है वो है इंडेक्सेशन अलाउंस का, कि कंपनी को एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। एनुअल एग्जाम्पशन नहीं मिलती ना, तो आप यूं समझ लो कि एनुअल एग्जाम्पशन नहीं मिलती, एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। उस अलाउंस का क्या नाम है, क्या लिखा हुआ है? Indexation allowance. इंडेक्सेशन अलाउंस। ठीक है। Okay, sir. अब इंडेक्सेशन अलाउंस क्या हर एसेट की डिस्पोजल पे मिलता है, ये क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन हमने क्रिएट किया कि सर क्या हर एसेट या शेयर्स जो कंपनी सेल करेगी, क्या उस पे कंपनी को इंडेक्सेशन अलाउंस मिलेगा? तो इसका एक छोटा सा डेट है, एक छोटी सी डेट है, दिसंबर 2017। prior to December 2017 इंडेक्सेशन अलाउंस हर एसेट को नहीं मिलेगा, सिर्फ उन एसेट्स को मिलेगा जो दिसंबर 2017 से पहले खरीदे जाएंगे। यानी इसका मतलब जरा वर्डिंग पे गौर करना, वर्डिंग पे फोकस करना। अगर मैंने एसेट दिसंबर 2017 के बाद में खरीदा है तो इंडिविजुअल और कंपनी का फॉर्मेट सेम है, इंडेक्सेशन अलाउंस कंपनी के एसेट को नहीं मिलेगा अगर दिसंबर 17 के बाद खरीदा है तो। लेकिन अगर एसेट दिसंबर 2017 से पुराना है, दिसंबर 17 से पहले खरीदा है, तो फिर हमें मिलेगा क्या, इंडेक्सेशन अलाउंस। क्या मिलेगा? Allowance. Indexation allowance. इंडेक्सेशन अलाउंस को लिखते हैं आई ए। क्या लिखते हैं? आई ए। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका फॉर्मूला आपके सामने अभी आएगा स्क्रीन पे, बोल्ड करके हम थोड़ी सी राइटिंग फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। ये इसका फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर। कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन फैक्टर, ये इसका फार्मूला है। अब इंडेक्सेशन फैक्टर जो है वो कैसे निकलता है, तो इंडेक्सेशन फैक्टर एक तरह से जो है ये इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करके निकलता है। किसको इनकॉर्पोरेट करते हैं? Inflation. इन्फ्लेशन को। सर हम अकाउंटेंट हैं, हम इकोनॉमिस्ट तो नहीं, हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है, जो फार्मूला हम अभी आपको बताएंगे। ये सिर्फ आसान सा फार्मूले हैं, ये 2 मिनट लगेंगी, याद हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. एक छोटी सी बात बता दो आगे बढ़ने से पहले, क्या अलाउंसेस या रिलीफ की वजह से कभी भी नेगेटिव फिगर अराइज हो सकती है? नहीं सर, जीरो आ जाता है। जीरो आ जाता है। ये तो अब हमें हिफ्ज हो गया है कि सर ये तो आपने कितनी बार बोला है कि अलाउंसेस की वजह से नेगेटिव फिगर कभी भी अराइज नहीं होती। तो इंडेक्सेशन अलाउंस इज आल्सो अ टाइप ऑफ अलाउंस, इसकी वजह से भी कभी भी नेगेटिव फिगर क्रिएट नहीं होगी। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब ये निकालेंगे कैसे, तो सिर्फ जस्ट क्वेश्चन है पाई लिमिटेड का, जस्ट इसको एक बार रीड करो, आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, जस्ट रीड करो ताकि चीजें कहाँ क्या लिखी हुई है सिर्फ ये पता चल जाए। रीड कर लिया? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन है, इंडेक्सेशन फैक्टर्स भी गिवन है। आपको एक डेट बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इंडेक्सेशन जो अलाउंस है वो कहाँ तक मिलता है, किस डेट तक मिलता है? दिसंबर 2017 के उससे पहले। दिसंबर 17 तक मिलता है। इसके बाद दिसंबर 17 के बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया, इसके बाद की ये
चीजों पे नहीं मिलता। बात समझ आ रही है? अब देखिए मैं इसको Yes. सॉल्व करूंगा, आसान सा है, बस दिसंबर 2017 अपने जहनों में याद रखिएगा। मैं इंडिविजुअल की तरह इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन आपने रीड किया है, सेल प्रोसीड्स या डिस्पोजल प्रोसीड्स। कितने का बेचा भाई? 2.5 लाख की खरीदी थी, 9.5 लाख की बेची। पेंशन पे खर्च किया है, और हमारे ईयर एंड, अब देखें कंपनी है, कंपनी में टैक्स ईयर नहीं होता, कंपनी में ईयर एंड के हिसाब से टीटीपी की वर्किंग होती है ना, वही जो एफए होता है, फाइनेंस एक्ट होता है। तो अब 950,000 की बेची, कॉस्ट इसकी थी कितनी थी भाई? 250, और एक्सटेंशन कितनी थी भाई? 70,000। मेरे पास एक आंसर आएगा। अगर ये इंडिविजुअल होता तो मैं इसको बोलता चार्जेबल गेन, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कंपनी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अनइंडेक्स्ड गेन। अनइंडेक्स गेन क्यों बोला मैंने इसको? क्योंकि ये फैक्ट्री या ये एसेट जो है ये 2017 से पहले खरीदा है, ये एसेट 2017 से पहले खरीदा है, इसलिए इसको अनइंडेक्स गेन बोल दिया। और इस पे हम क्या निकालेंगे? इंडेक्सेशन अलाउंस निकालेंगे। इंडेक्सेशन अलाउंस इसमें से माइनस होगा। अब इंडेक्सेशन अलाउंस कैसे माइनस होता है, ध्यान से देखना है। इंडेक्सेशन अलाउंस सबसे पहले कॉस्ट पे लगेगा। कॉस्ट कितनी थी? 250,000 थी। मल्टीप्लाई क्या करना है, फार्मूला क्या है इंडेक्सेशन अलाउंस का, जरा देखो। क्या फार्मूला है? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स फैक्टर। अब इंडेक्स फैक्टर कहाँ से लाऊं? तो क्वेश्चन में क्या कोई एक इंफॉर्मेशन है ऐसी जो इंडेक्स फैक्टर की इंफॉर्मेशन हो, गिवन है क्या कहीं? यस सर। हम्म, यस सर, दी हुई है। आपकी आवाज बहुत लो हो गई। यस सर, दी हुई है। दी हुई है। अब जरा ध्यान से देखना, हमने खरीदा कब था? कब खरीदा था? अप्रैल 1998 में। सॉरी, ये अप्रैल खरीदा 19। था अप्रैल 98 में। तो कौन सा फैक्टर लूंगा मैं? या तो ये वाला फैक्टर लूंगा, पहले वाला, या दूसरे वाला। दोनों में से एक लेना है, दोनों में से एक लेना है, क्योंकि रेंज बनानी है ना। डेट ऑफ परचेज से हमेशा चलेगा, और कहाँ तक, क्या डेट ऑफ डिस्पोजल तक इंडेक्सेशन अलाउंस ले सकते हैं? कि इंडेक्सेशन अलाउंस दिसंबर 17 पे सीज हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ओरली बताया था कि यस सर, इंडेक्सेशन अलाउंस कहाँ पे सीज होता है? दिसंबर 17। अब वैसे ये यहाँ पे देखेंगे, डेट ऑफ परचेज से लेके दिसंबर 2017 तक का लेना है। इससे आगे का हम इंडेक्सेशन फैक्टर जो है वो नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन कि ये इंडेक्सेशन फैक्टर जो है, इंडेक्सेशन जो मिलना था, गवर्नमेंट ने उसको दिसंबर 17 के बाद से डिसकंटिन्यू कर दिया। तो डेट ऑफ परचेज है अप्रैल 98, वहां से लेके दिसंबर 17, दिसंबर 17 तक का इंडेक्सेशन अलाउंस कितना है? 0.710। जरा कैलकुलेटर यूज करके आंसर बताएंगे। सर 177,500। यहाँ तक कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। अब एक बात समझिएगा, इंडेक्सेशन अलाउंस जो है वो अप्लाई होता है ऑन कॉस्ट पे, अप्लाई होता है, इन्हांसमेंट पे अप्लाई होता है। इंडेक्सेशन अलाउंस कॉस्ट पे भी अप्लाई होता है, और जितनी भी आपने इन्हांसमेंट्स की हैं उन पे भी अप्लाई होता है। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज इंडेक्स नहीं की जाती। यानी दो चीज़ें हैं, एक ओरिजिनल कॉस्ट
और दूसरी इन्हांसमेंट। ये दोनों चीज़ों को इंडेक्सेशन अलाउंस इन दोनों चीज़ों पे निकाला जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक एसेट है, उसमें 4 इन्हांसमेंट हुई है। कितनी इन्हांसमेंट हुई है? फॉर एग्जांपल 4। तो क्या चारों इन्हांसमेंट पे एक इंडेक्सेशन अलाउंस निकलेगा कि चारों इन्हांसमेंट का अलग अलग इंडेक्सेशन अलाउंस निकालना पड़ेगा? अलग अलग निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। यानी एक अपना कॉस्ट का इंडेक्सेशन अलाउंस और हर इन्हांसमेंट का अलग अलग इंडेक्सेशन अलाउंस निकलेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेशन अलाउंस का जो फार्मूला या जो रेंज है, वो रेंज किस पे बेस करती है? वो रेंज बेस करती है डेट ऑफ परचेज से दिसंबर 17 तक। कौन से केस में? कॉस्ट के केस में। और अगर ये इन्हांसमेंट का केस हो तो डेट ऑफ इन्हांसमेंट से दिसंबर 17 तक, अगर ये इन्हांसमेंट का केस हो तो ये इसका रेंज बन गया। अब एक और छोटी सी बात बताऊंगा, ये टॉपिक खत्म होने वाला है इंडेक्सेशन वाला, कि यार एक बात बताओ कि अगर कोई एसेट ऐसा है जिसमें इन्हांसमेंट हुई, आप उसको इंडेक्सेशन अलाउंस निकाल के दोगे कि नहीं दोगे? हेलो? यस सर, देंगे। देंगे। अब इन्हांसमेंट अज्यूम करो, इन्हांसमेंट दिसंबर 2017 के बाद हुई। क्या कहा मैंने? इन्हांसमेंट टुक प्लेस आफ्टर दिसंबर 2017। क्या आप स्टिल इंडेक्सेशन अलाउंस निकालोगे? नो सर। नहीं निकालोगे। बिल्कुल सही बात की है आपने। अब इस केस में देखो, इस केस में इन्हांसमेंट हुई थी, एक्सटेंशन या इन्हांसमेंट हुई थी। यस कब सर, हुई हुई थी? थी ना इसमें। कब हुई थी? डेट देखो, डेट बाबा, डेट। अगस्त 2001 में। अगस्त 2001 इस प्रायर दिसंबर 17 और 9। यस सर, प्रायर। अब अगस्त 1 से लेके चलना है। क्या सितंबर 20 तक चलूंगा कि दिसंबर 17 पे स्टॉप हो जाऊंगा? दिसंबर 17। यानी मैं फैक्टर क्या लूंगा? 0.598। 0.598। आंसर आएगा 41860। 41860। ये एक तरह का अलाउंस है। इसको माइनस करके आंसर 0 हो सकता है, नेगेटिव में नहीं जा सकता। ये हमें पता है, बेसिक रूल है हमारा। ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा चार्जेबल गेन। कितना आएगा ये? 410640। और एक छोटी सी बात, ये चार्जेबल गेन पे क्या एनुअल एग्जेम्पशन लगाओगे? नहीं सर, इसमें नहीं होती है। कंपनी है ये, क्या इस पे आप 10-20% लगाओगे? नहीं सर, फिर क्या करेंगे इसको? फॉर्मेट में डाल देंगे। डायरेक्ट इसको टीटीपी के फॉर्मेट में डाल देंगे। ये है इंडेक्सेशन अलाउंस का कॉन्सेप्ट। दिसंबर 2017 इज द क्रिटिकल अमाउंट। समरी करूं, इंडेक्सेशन अलाउंस कॉस्ट पे अप्लाई होता है और इन्हांसमेंट कैपिटल एक्सपेंसेस पे अप्लाई होता है। 2017 तक अप्लाई होता है, इसके बाद नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई एक्सपेंशन दिसंबर 17 के बाद हुई है तो उस पे इंडेक्सेशन अलाउंस निश्चित नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं कितनी क्लियर है। एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का नाम है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आ रहा है। क्वेश्चन का नाम है हॉबिट। आया? यस सर, आगे। मुझे इसका आंसर चाहिए। जेना, आपको कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन है? आप पहले टाइप करके पूछ लें।
कर लिया सर। ये क्या आंसर आया? 333625। देख लेते हैं जी। 333625 जैना, आपका आंसर क्या आया? सेल्स प्रोसीड्स कितनी है दानिश? 680,000। 680। यस सर। कॉस्ट 175,000। कॉस्ट लेफ्ट हो गई। कोई एक्सटेंशन है? यस सर। 62,000। अनइंडेक्स्ड गेन कितना आ गया? सर ये 443,000। और इस पे माइनस होगा क्या? इंडेक्सेशन अलाउंस। कॉस्ट है तो कॉस्ट पे भी लगेगा। कॉस्ट पे कैसे लगेगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। कौन सा फैक्टर लगेगा? 0.625। 0.625। क्यों? डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल का नहीं होता, ये दिसंबर 17 तक में रिस्ट्रिक्ट हो रहा होता है। बिल्कुल सही है। आंसर आएगा 109,375। और ये लगता है इन्हांसमेंट के ऊपर, ये लगता है इन्हांसमेंट के ऊपर। इन्हांसमेंट इन्हांसमेंट पे कितना आएगा? सर एनहांसमेंट वो दिसंबर 2017 के बाद हुई है। नहीं लगेगा। तो एक नोट आपको पेपर में देखो, अगर ये ए या बी में आ गया तो टेंशन नहीं है, 0 लिख दिया है, खत्म। लेकिन अगर ये सेक्शन सी यानी CRQ में आया तो आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। और वो नोट में आप एग्जामिनर को क्या बताओगे कि भाई ये एक्सटेंशन या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर दिसंबर 17 के बाद है, देयरफॉर नो इंडेक्सेशन अलाउंस ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन। ये आपका आंसर माशाल्लाह बिल्कुल सही है, 333625। कोई मसला? सर हाँ, नहीं सर, क्लियर है। इंडेक्सेशन की वजह से कभी भी लॉस नहीं आ सकता, ये आपको अब याद हो जाना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब इंडेक्सेशन हो, रोल ओवर हो, होल्ड ओवर हो, गिफ्ट रिलीफ हो, कोई सा भी रिलीफ हो, रिलीफ कभी भी रिवर्स नहीं होते, यानी रिलीफ की वजह से 0 आ सकता है, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन आपकी ना सामने आ रहा है, एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन है जंप लिमिटेड वाला, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। यस सर। क्वेश्चन कहता है जंप लिमिटेड हैज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। और ये क्या आ गया भाई? यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि वो टीटीपी के फॉर्मेट में कैसे जाता है, ये आपको आता है। एक बस इसमें लॉस है, इसलिए वो लॉस के लिए क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ताकि एक प्रैक्टिस पक्की हो जाए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी, अब वही कॉर्पोरेशन टैक्स, वही फॉर्मेट टीटीपी वाला, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब आप इस लेवल पे हो और पेपर के करीब भी हो तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स अब हिफ्ज होगा, तो ये फॉर्मेट आपको याद है, मुझे रिवाइज कराने की उम्मीद है, जरूरत नहीं है। कैपिटल चार्जेबल गेन जो निकालना अभी सीख लिया, यानी इंडेक्सेशन अलाउंस के बाद चार्जेबल गेन, चार्जेबल गेन को इंडेक्स्ड गेन भी बोल सकते हैं। चार्जेबल गेन आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉस भी दिया हुआ है। अब चार्जेबल गेन जो है वो कितना है मेरे भाई? 3600। लॉस कितना है? 6,000। अब मैं कैसे करूं? ये आपको सिखाया हुआ है मैंने, लॉस की एडजस्टमेंट कैसे होती है, देखिएगा। चार्जेबल गेन है 3600। कैरी फॉरवर्ड लॉस, पिछले साल से जो लॉस आया है वो है 6000।
तो क्या होगा, जितना लॉस इस साल एडजस्ट हो सकता है वो इस साल एडजस्ट होगा, और जो लॉस बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये जो है कंपनी है, तो नेक्स्ट टैक्स ईयर नहीं लिखेंगे, 21-22 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड लॉस टू द ईयर एंड, जो भी ईयर एंड दिया होगा। ये 31 मार्च 2021 है, तो अगला होगा 31 मार्च 2022, यानी 24,000 का जो 2400 का जो लॉस है वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस साल का जो कैपिटल गेन था उसको लॉस ने कवर कर दिया, यानी कोई भी चार्जेबल गेन नहीं बचा। टीटीपी हमारे पास आ गई, क्योंकि क्यूसीडी भी नहीं है, क्वालिफाइंग चैरिटी डोनेशन भी नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास टीटीपी आ गया। टीटीपी पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी अप्लाई होती है, कॉर्पोरेशन टैक्स पेएबल या लायबिलिटी कितने परसेंट होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था मुझे कि 19% होता है। तो 65,000 का 19% अगर हम लगाएं तो क्या आंसर आएगा? 12350 सॉरी 12350 12,350। ठीक है। ये हमारा एक तरह से रिवीजन हो गया, जो हमने कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ा था और इसी तरह हम सॉल्व करते थे, और वहां पे भी मैंने आपको लॉस एडजस्ट करना बताया था। तो ये हमारा हो गया। इधर तक कुछ पूछना है? जी, यहाँ तक दानिश देना कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर है अभी तक। क्लियर है पक्का? यस यस सर। अब एक अच्छी बात जिसको सुन के स्टूडेंट बड़ा खुश होते हैं। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अब सर ने देखें इंडिविजुअल में इतना टाइम लिया, अराउंड 70 प्लस हमें क्वेश्चंस करवाए, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस 70 क्वेश्चन किए हमने, याद है? यस हैंडआउट आप देखें तो यस सर। 70 प्लस क्वेश्चन है, और 70 में से मैं ये कह सकता हूँ कि 60 प्लस तो मैंने खुद करवा के दिए। असाइनमेंट कुछ एक दो दिए हों तो शायद दिए हों। यस सर। अब इंडिविजुअल में कौन कौन से रिलीफ थे दानिश या जैना, मुझे नाम बताओ। पहला रिलीफ कौन सा पड़ा था? बिजनेस एसेट डिस्पोजल। इंडिविजुअल में होता है बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, कंपनी में नहीं होता। कंपनी में बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ नहीं होता। टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिलीफ का नाम बताओ। इन्वेस्टर रिलीफ। इन्वेस्टर रिलीफ इंडिविजुअल में होता है, इन्वेस्टर रिलीफ कंपनी में इन्वेस्टर रिलीफ नहीं होता। चलो जान छूटी। तीसरा कौन सा रिलीफ? रोल ओवर रिलीफ। रोल ओवर रिलीफ कंपनी में होता है, रोल ओवर रिलीफ इंडिविजुअल में भी होता है। रोल ओवर रिलीफ सेम है, सेम। क्या बोला मैंने? सेम है। मैं अभी एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि बस इंडेक्सेशन अलाउंस एक एक्स्ट्रा चीज निकलेगी, रोल ओवर उसी तरह से आएगा। फिर यूजुअली आपसे एक मेरा जर्नल सा क्वेश्चन है। कंपनी में हमने पढ़ा था प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ और लेटिंग रिलीफ, PRR एंड लेटिंग रिलीफ, जो लास्ट वीडियो आपको मैंने शेयर भी कर दी है। क्या कंपनी का कोई मेन रेजिडेंस होता है? कंपनी का कोई पर्सनल घर होता है? कंपनी को इंसान है क्या कि घर में रहेगी? तो कंपनी को PRR और लेटिंग रिलीफ भी नहीं मिलता। कंपनी के केस में PRR नहीं होता, इन्वेस्टर रिलीफ नहीं होता, PRR प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ नहीं होता, लेटिंग रिलीफ नहीं होता। सिर्फ कौन सा रिलीफ होता है? रोल ओवर। रोल ओवर रिलीफ। और एक छोटी सी बात, क्या कंपनी का कोई रिश्तेदार होता है, कोई दोस्त होता है? नहीं सर। तो गिफ्ट रिलीफ आने के चांसेस हाई हुए कि लो हुए? सिफर। बहुत रियर है कि कंपनी किसी को गिफ्ट कर दे। ठीक है, हम आपको उसका सिनेरियो भी बता देंगे थोड़ी देर में। इंडिविजुअल में कितने चैप्टर्स पढ़े थे?
19, 20, 21, 22, चार 23, 5 चैप्टर पढ़े थे। हाँ? 4 चैप्टर चार 4 चैप्टर पढ़े। कंपनी के 4 चैप्टर में से, यानी अगर यूं आप कंपेयर करो ना, तो कंपनी के 3 चैप्टर खत्म हो गए। कंपनी का एक ही चैप्टर है बुक में, यानी अगर मैं इंडिविजुअल से कंपेयर करूं, क्योंकि इसमें रिलीव्स तो है नहीं, तो एक चैप्टर ही कम हो गया ना पूरा, ठीक है। और उधर ये एनुअल एग्जामिशन फलाना ढिमकाना, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर था, ड्यू डेट पे एक कहानी थी, रेजिडेंस प्रॉपर्टी की एक कहानी थी, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कंपनी का एसेट का पोर्शन खत्म हो गया। अब कंपनी का हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स। कंपनी का कौन सा पोर्शन स्टार्ट करेंगे? शेयर्स। शेयर्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल में